Hello students, warm welcome to Obsession. Today we will discuss about current affair of March week 3. आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्च वीक 3 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. अच्छे तरीके से आप लोगों को देखना है, समझना है और उसके साथ साथ सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को दी जाए उसे भी आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है. चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले न्यूज़ के साथ. और आज का हमारा मार्च वीक 3 का फर्स्ट न्यूज़ क्या आता है देखिएगा. इलेक्शन कमीशन, सभी को पता है इलेक्शन वाली ईयर चल रहा है, तो इलेक्शन से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत सारी चीज़ें करने वाला है और हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें होने वाली हैं. बात करते हैं पहले न्यूज़ पर. कल भी जो पढ़ाए थे ना, मतलब लास्ट क्लास में वीक 2 में, वो भी सारी रिवाइज कर लेंगे इलेक्शन कमीशन वाले और ये वाले नए भी देख लेंगे. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया एक नई मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है नो योर कैंडिडेट, KYC. वैसे हम लोगों को पता है KYC बैंक में यूज होता है नो योर कस्टमर. नो योर कस्टमर होता है वैसे इसकी फुल फॉर्म, जिसमें आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ चेक करवाना पड़ता है, पासपोर्ट साइज फोटो होती है जिसके बिना हमारे बैंक में अकाउंट नहीं खुल सकता, जिसे बोला जाता है KYC, नो योर कस्टमर. बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने KYC ऐप लॉन्च करी जिसकी फुल फॉर्म नो योर कैंडिडेट है. क्या है फुल फॉर्म? नो योर कैंडिडेट. इसमें क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि ऐसा करो, वोट देने से पहले जिसे आप वोट दे रहे हैं उसका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो कहां कहां पर क्या क्या काम कर चुका है, उसके क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसके बारे में जानने के लिए आप एक ऐप डाउनलोड करो, KYC ऐप डाउनलोड करो. KYC ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर्सन का नेम डालो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन में खड़ा हो रहा है. अगर उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो विद द हेल्प ऑफ दैट ऐप यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज, आप लोग आसानी से ये जान सकते हैं कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या चल रहा है. ठीक है, जैसे अभी हाल ही में आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में फंसे हैं. कोई ईडी के केसेस में फंस रहा है, कई किसी रेप केसेस में है, कई किसी भी टाइप से किसी मर्डर के केस में है. तो ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नई एप्लीकेशन लॉन्च करी जिसका नाम क्या है, KYC, नो योर कैंडिडेट. ठीक है, और क्या करा इलेक्शन कमीशन ने? इलेक्शन कमीशन ने हिमाचल प्रदेश में, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 शुरू किया था. मिशन 414 शुरू किया था किस पर्पस के लिए? हिमाचल प्रदेश में वोटर्स को जागरूक करने के लिए. हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मिशन 414 शुरू किया. कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में. उसके साथ साथ अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेटा के साथ हाथ मिलाया आइडेंटिफाई करने के लिए अनलॉफुल कंटेंट. जो भी मेटा मतलब फेसबुक पर जो भी ऐसा गलत कंटेंट डाला जा रहा है, कोई भी जो भी इलेक्शन में खड़े हुए हैं और जिन्होंने वोट देना है उनको उत्साहित करने के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर खींचने के लिए अगर कोई गलत कंटेंट फेसबुक पर डाला जा रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेटा के साथ हाथ मिलाया है. ऐसे ही अभी हाल ही में गूगल के साथ भी हाथ मिलाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, वोटिंग प्रोसेस को बहुत ही ऑथेंटिकेटेड बनाने के लिए. अभी हाल ही में गूगल के साथ भी हाथ मिलाया है. किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के साथ भी हाथ मिलाया, मेटा के साथ भी हाथ मिलाया है. उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे देश के पैरा आर्चर हैं, पैरा समझते हैं ना, दिव्यांग आर्चर हैं, आप देख रहे होंगे दिव्यांग आर्चर जिनका नाम क्या 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 है. पैरा आर्चर अर्जुन अवॉर्डी शीतल देवी को अभी क्या बनाया? नेशनल पर्सन विद डिसएबिलिटी आइकन. नेशनल पर्सन विद डिसएबिलिटी आइकन बनाया है. किसे? शीतल देवी को. तो शीतल देवी देखो जो आर्चर हैं, तीर अंदाजी करती हैं, अपने पैर से ही तीर मारती हैं और बिल्कुल निशाने पर तीर जाता है. ऐसी शीतल देवी जिन्होंने एशियन पैरा गेम्स में इंडिया को 2 मेडल, 1 सिल्वर जितवाया है, वही शीतल देवी को अभी हाल ही में नेशनल पर्सन विद डिसएबिलिटी का आइकन बनाया है. किसने? हमारे देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने. और क्या करा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने? सभी को पता है जो बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी उसकी एज पहले 80 होती थी,
80 से बढ़ाकर बैलेट पेपर से वोटिंग वाले की एज कितनी कर दी है, 85 कर दी है। उसके साथ कल ये भी पढ़ा था स्वीप अभी हाल ही में स्वीप प्रोग्राम किसने शुरू किया, इलेक्शन कमीशन ने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करने के लिए, वोटों के प्रति जागरूक करने के लिए। स्वीप प्रोग्राम, स्वीप की फुल फॉर्म सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये प्रोग्राम अभी हाल ही में हमारे देश के इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया है। और इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है सर, इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं। इनके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर आते हैं जो अभी नए नए अपॉइंट हुए हैं। ये 2 इलेक्शन कमिश्नर कौन हैं, एक तो हैं जयनेश कुमार और दूसरा सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू, जयनेश कुमार दोनों इलेक्शन कमिश्नर हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं। ठीक है, तो ये पहला न्यूज़ जिसके अंदर सारा इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, जो पुराने और नए सारे न्यूज़ कवर किए हैं। दोबारा देखें, चलो भाई देखते हैं। सबसे पहला आया KYC एप्लीकेशन शुरू करी, कैंडिडेट का रिकॉर्ड जानने के लिए, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जानने के लिए KYC ऐप इलेक्शन कमीशन ने शुरू करी। इलेक्शन कमीशन ने हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 प्रोग्राम की शुरुआत करी, वहां के लोगों को जागरूक करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने मेटा और गूगल के साथ हाथ मिलाया। इलेक्शन कमीशन ने शीतल देवी को नेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटी आइकन चुना है। इलेक्शन कमीशन ने जो बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी उसकी एज 80 से बढ़ाकर 85 कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने स्वीप फैसिलिटी की शुरुआत की है, स्वीप प्रोग्राम की शुरुआत की है। स्वीप की फुल फॉर्म सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है। उसके साथ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, 2 इलेक्शन कमिश्नर जयनेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू हैं। क्लियर है, बहुत सारे पुराने भी थे और 3-4 नए भी थे। ये सब इलेक्शन कमीशन से रिलेट करता था, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या आता है, देखिए नेक्स्ट न्यूज़ आता है हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। सभी को पता है द्रौपदी मुर्मू द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओडिशा की संथाल ट्राइब से रिलेट करती हैं, झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं। कौन, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी ने इनोग्रेट किया ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस। क्या इनोग्रेट किया, ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर, हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद सिटी ऑफ निज़ाम जिसको बोला जाता है, वहाँ पर ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस हुई। ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई, योर आंसर इज ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई, हैदराबाद के अंदर। बस, जिसमें बहुत बड़े बड़े संत, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने पार्टिसिपेट किया ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस में। ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई, हैदराबाद में। ठीक है, बात किसकी चल रही है, हैदराबाद तेलंगाना की, तो रिवाइज कर लें। बिल्कुल सर, हैदराबाद तेलंगाना में बायो एशिया समिट हुई थी। बायो एशिया समिट हैदराबाद के अंदर हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ तेलंगाना ने हाथ मिलाया 19th सेंटर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए। कहाँ पर, हैदराबाद में। तो हैदराबाद तेलंगाना की सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ हाथ मिलाया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए। उसके साथ साथ अभी हाल ही में इंडिया का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी जो पत्थर पर होते हैं ना, एपिग्राफी, तो एपिग्राफी नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी, इंडिया का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी कहाँ पर खोला गया है, ये भी हैदराबाद तेलंगाना के अंदर खोला गया है। उसके साथ साथ हैदराबाद तेलंगाना कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं वहाँ पर, मेदारम जतारा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। उसके साथ साथ वहाँ पर तेलंगाना की सरकार ने इंद्रम्मा हाउसिंग योजना की शुरुआत की है। इंद्रम्मा हाउसिंग योजना के अंदर 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे मकान बनाने के लिए। इंद्रम्मा हाउसिंग योजना कौन सी स्टेट ने शुरुआत की है, तेलंगाना ने शुरुआत की है। तो ये सारी बातें किसकी चल रही हैं, तेलंगाना की। चलो भाई दोबारा रिवाइज करते हैं। पहला, स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस, कौन सी कॉन्फ्रेंस, स्पिरिचुअलिटी, ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई, हैदराबाद तेलंगाना में। बायो एशिया समिट हैदराबाद तेलंगाना में। तेलंगाना की सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ हाथ मिलाया
फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एस्टेब्लिश करने के लिए कहाँ पर, तेलंगाना में। उसके साथ इंडिया का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी, डिजिटल नेशनल म्यूजियम फॉर एपिग्राफी कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया, हैदराबाद के अंदर। मेदारम जतारा फेस्टिवल, मेदारम जतारा ट्राइबल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है तेलंगाना में। उसके साथ इंद्रम्मा, ठीक है, इंद्रम्मा हाउसिंग योजना, ये कहाँ की है, तेलंगाना की है, जिसमें 5-5 लाख रुपए मकान को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मकान को बनाने के लिए दिए जाएंगे। क्लियर हो गई बात, समझ गए। ये सारे के सारे किससे रिलेट करते हैं, तो आप कहेंगे सर ये सारे के सारे जो रिलेट कर रहे हैं वो तेलंगाना से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट बहुत ही आराम से आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो जल्दी नहीं है कोई भी, आराम से देखिएगा, समझिएगा। उसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश पढ़ेंगे, चलो भाई। मध्य प्रदेश इंडिया का लार्जेस्ट गैस कंपनी, इंडियाज लार्जेस्ट गैस कंपनी कहाँ पर एस्टेब्लिश की गई, ये एस्टेब्लिश की गई हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर विजयपुर कॉम्प्लेक्स में इसे एस्टेब्लिश किया गया, जो इंडिया का पहला स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट है। इंडिया का पहला स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट, इंडिया का पहला स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट किसने एस्टेब्लिश किया, गेल। गेल सभी को पता है, भेल, गेल, सेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम कैसी कंपनी है ये, महारत्न कंपनी है, पढ़ा रखा है ना, सबसे बड़ी महारत्न, उसके नीचे नवरत्न, उसके नीचे मिनी रत्न होती हैं, याद है ना, कितनी महारत्न कंपनी है, सारा पढ़ा रखा है। लेटेस्ट में कौन सी बनी थी ये भी आप लोगों को पता है, अगर पीछे वाली सारी क्लासेस लगाई हैं। महारत्न कंपनियों के तो नाम भी याद रखने हैं, चाहे नवरत्न और मिनी रत्न के नाम याद ना रखो, लेकिन महारत्न के तो पता होने चाहिए। तो गेल जो एक महारत्न कंपनी है, जो इंडिया की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी है, उसने लगाया इंडिया का पहला स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट। इंडिया का सबसे बड़ा स्मॉल स्केल, सबसे बड़ा नहीं, सबसे कह सकते हैं छोटे स्केल का, लेकिन पहला इंडिया का फर्स्ट स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट लगाया किसने, इंडिया की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल ने। इंडिया की सबसे बड़ी गैस कंपनी ने इंडिया का पहला स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट, 150 करोड़ की कॉस्ट से मध्य प्रदेश के विजयपुर में लगाया, ठीक है। मध्य प्रदेश में और क्या चल रहा था सर, मध्य प्रदेश में प्रसादम का इनॉग्रेशन हुआ। क्या है प्रसादम, इंडिया का पहला हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट, इंडिया का पहला हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट जिसका नाम प्रसादम है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में अभी हाल ही में इनोग्रेट हुआ है। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर जो कुनो नेशनल पार्क है, कुनो नेशनल पार्क में 3 चीतों ने जन्म लिया है, तो उसका नाम क्या रखा है नरेंद्र मोदी ने, आशा का चीता। अभी हाल ही में चीतों ने जन्म लिया है, उसका नाम रखा है आशा का चीता। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन में सभी को पता है इंडिया की इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक लगाई गई है, पूरे वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक उज्जैन के अंदर लगाई गई है जंतर मंतर में। ये सारा मध्य प्रदेश है। ये भी पुराना न्यूज़ है, ये भी पुराना न्यूज़ है, ये भी पुराना है, एक ही नया है। वो नया क्या है, गेल जो भारत की सबसे बड़ी गैस कंपनी है, उसने लगाया इंडिया का पहला स्मॉल स्केल एलएनजी गैस यूनिट लगाया, लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट लगाया मध्य प्रदेश के विजयपुर कॉम्प्लेक्स में। यही है गेल जो सबसे बड़ी गैस कंपनी है, जिसने इंडिया का पहला स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट मध्य प्रदेश के विजयपुर कॉम्प्लेक्स में लगाया है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड पुराने पॉइंट, प्रसादम इंडिया का पहला हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट, प्रसादम मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में इनोग्रेट हुआ है। आशा का चीता मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 3 कब्स ने जन्म लिया है, 3 चीतों ने जन्म लिया है, जिनका नाम आशा का चीता मोदी जी ने रखा है। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो जंतर मंतर है, वहां पर लगी वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक। क्या लगी, वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक
कहाँ पर लगाई गई? मध्य प्रदेश के जंतर मंतर में। ठीक है, चलिएगा, तो ये भी पता चल गया आपको। अगले न्यूज़ की ओर चलते हैं। यहाँ तक सारे क्लियर हो गए? एक एक बात को 4-4 5-5 बार बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ पर चलते हैं। दिल्ली के बारे में। दिल्ली में बना इंडियन नेवी का पहला इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर नौसेना भवन में। नौसेना भवन है दिल्ली में। नौसेना भवन में इंडियन नेवी का पहला इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर बना है। नौसेना का पहला इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर। नौसेना का पहला इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर कहाँ पर बना? ये बना है नौसेना भवन में। समझ गए? इसका इनॉग्रेशन किसने किया होगा? हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। क्लियर है? बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी के साथ इसको बनाया गया है। ये नौसेना का पहला इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर है। नौसेना का मतलब इंडियन नेवी का पहला इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर है जो नौसेना भवन में खुला है। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, नेवी की बात चल रही है, उसके साथ साथ दिल्ली में और क्या हुआ है? दिल्ली में और क्या? इंडिया का पहला आयुर्वेदिक कैफे। इंडिया का पहला आयुर्वेदिक कैफे, जहाँ पर सब सामान बिना अनियन बिना गार्लिक के मिलेगा। आपकी सेहत के अकॉर्डिंग, आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग चेक करते हुए आपको सामान सर्व किया जाएगा। इंडिया का पहला आयुर्वेदिक कैफे। इंडिया का पहला आयुर्वेदिक कैफे ये कहाँ पर खोला गया है? दिल्ली के अंदर ओपन हुआ है। महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल, शालीमार बाग दिल्ली में। शालीमार बाग सभी को पता है दिल्ली में है। शालीमार बाग दिल्ली में जो है वहाँ पर महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल है, वहाँ पर इसे ओपन किया गया है। इंडिया का पहला आयुर्वेदिक कैफे। इंडिया का पहला आयुर्वेदिक कैफे। अब उस कैफे का नाम क्या है? उस कैफे का नाम है सोमा द आयुर्वेदिक किचन। सोमा द आयुर्वेदिक किचन उस कैफे का नाम है। सोमा द आयुर्वेदिक किचन। ठीक है, उसके साथ साथ बात करें आयुर्वेदा के बारे में बात चल रही है, तो पुराने वाली बातें कहाँ से भूलेंगे? नहीं। इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। IRDAI ने आयुष से रिलेटेड पॉलिसी में ऐड करने के बारे में सारी बीमा कंपनियों को बोला है कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी सारों के इलाज पॉलिसी में ऐड होने चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर कस्टमर चाह रहा है तो उसमें ऐड जरूर करो। साथ साथ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी का इनोग्रेशन हुआ है अभी हाल ही में झज्जर हरियाणा में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी का भी इनोग्रेशन हुआ है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। तो आयुर्वेदा से रिलेटेड भी सारी बातें पता चल गई और दिल्ली से रिलेटेड भी। दिल्ली में इंडियन नेवी का पहला इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर नौसेना भवन दिल्ली में खोला गया है। उसके साथ साथ सोमा द आयुर्वेदिक किचन नाम से इंडिया का पहला आयुर्वेदिक कैफे दिल्ली के अंदर महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल शालीमार बाग में खोला गया है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ है। IRDAI ने आयुष को ऐड करने के बारे में इंश्योरेंस कंपनियों को बोला है। उसके साथ साथ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी झज्जर हरियाणा में और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे महाराष्ट्र में अभी हाल ही में खोला गया है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, पुराना था, ये भी पुराना था, ये भी पुराना था। नए कितने थे? 2। दिल्ली से रिलेटेड फर्स्ट आयुर्वेदा कैफे दिल्ली में और नौसेना का पहला इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर। तो पुराने वाले इसीलिए साथ साथ डाल देता हूँ ताकि बार बार रिवाइज हो जाए, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी याद नहीं किया जा सकता। याद जितना करना चाहोगे उतना भूल जाओगे नहीं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर आप किसी चीज़ को भूलना चाहो, किसी चीज़ को याद करना चाहोगे तो याद ना कर पाओगे। किसी चीज़ को याद करना चाहोगे तो याद ना कर पाओगे, जिसे भूलना चाहोगे उसे हमेशा अपने सामने पाओगे। सुना होगा ये। हम चाहते हैं ना कि इसे याद कर ले, वो हमेशा भूल जाता है। और जिसे हम चाहते हैं कि हमारे दिमाग से निकल जाए या भूल जाए वो हमेशा हमारे सामने खड़ा होता है। तो करंट अफेयर भी ऐसी चीज़ है। इसे सोचो भूल गए और ऐसे लगता भी हम भूल गए, लेकिन जब भी एग्ज़ाम आता है तो ये हमारे सामने खड़ा होता है और हमें ऑप्शन देखकर बार बार रिवाइज करने का यही फ़ायदा है कि हमें ऑप्शन देखकर हमें याद दिलवा देता है कि मैं ही हूँ। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं अगले न्यूज़ पर। अगला न्यूज़ आता है महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में अहमदनगर का नाम चेंज करके अहिल्यानगर रख दिया है। अहमदनगर का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, अहिल्यानगर रख दिया गया है। जो मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर हुआ करती थी, तो मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहमदनगर का नाम चेंज करके अहिल्याबाई नगर रख दिया गया है, अहिल्यानगर रख दिया गया है। ठीक है, और क्या चल रहा था महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में अभी हाल ही में औरंगाबाद, जहां पर अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं हैं, औरंगाबाद का नाम चेंज करके भी संभाजी नगर रख दिया था। औरंगाबाद का नाम चेंज करके भी संभाजी नगर रख दिया गया था। ठीक है, औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजी नगर रख दिया गया। उसके साथ साथ उसके अहमदनगर का नाम चेंज करके अहिल्यानगर रख दिया गया। और महाराष्ट्र के बारे में ये तो मैंने पहले पढ़ाया था, इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। नेचुरल लाइटिंग वाला, याद है ना, नेचुरल लाइटिंग वाला। ये इसके आसपास के एरिया में जितनी भी लाइट जलती हैं उसको सारा बंद करवा दिया जाएगा। आर्टिफिशियल लाइट सारी की सारी यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएंगी। नेचुरल लाइट जो होंगी वही उसी को ही प्रमोट किया जाएगा। तो इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। दोबारा सुनो, महाराष्ट्र के बारे में 3 पॉइंट है। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, और महाराष्ट्र में इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व में बनाया जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं, जो रिलेट कर रहे थे किससे, महाराष्ट्र से। ठीक है, एक एक पॉइंट आराम से पढ़ो, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से देखो। ठीक है, चलें फिर अगले न्यूज़ की ओर चलते हैं। और हमारा अगला न्यूज़ क्या आता है? अगला न्यूज़ आता है जम्मू कश्मीर, इंडिया का लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इंडिया का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फैक्ट्री, इंडिया का लार्जेस्ट सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फैक्ट्री, इंडिया का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फैक्ट्री, इंडिया का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई? जम्मू कश्मीर में लगाई जा रही है, जो अक्टूबर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगी, जिसकी वजह से 5 मिलियन जो इमिशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। कार्बन इमिशन 5 मिलियन कार्बन इमिशन को रिड्यूस करेगी। ये इंडिया की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फैक्ट्री, इंडिया की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फैक्ट्री, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फैक्ट्री कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में लगाई जा रही है। ठीक है, किसकी बात चल रही है? सर जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में तवी फेस्टिवल भी होता है। जम्मू कश्मीर में अभी नॉर्थ इंडिया का पहला होम्योपैथिक कॉलेज भी खोला गया है कठुआ के अंदर। जम्मू कश्मीर में नॉर्थ इंडिया का पहला होम्योपैथिक कॉलेज भी खोला गया है कठुआ में। तो जम्मू कश्मीर में क्या क्या पता चला? 3 चीज़ें। जम्मू कश्मीर में पता चला इंडिया का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फैक्ट्री, इंडिया की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फैक्ट्री कहाँ पर लगाई जा रही है? जम्मू एंड कश्मीर में, जो रिड्यूस करेगी 5 मिलियन टन तक कार्बन इमिशन को। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में तवी फेस्टिवल होता है, और जम्मू कश्मीर में नॉर्थ इंडिया का पहला होम्योपैथिक कॉलेज भी बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के कठुआ में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जसरोटा एरिया पड़ता है, जसरोटा एरिया में नॉर्थ इंडिया का पहला होम्योपैथिक कॉलेज खोला जा रहा है। क्लियर? सारी की सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। बस एक बार रिवीजन की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये जो स्टेट्स वाले हैं ना, स्टेट वाले तो मैं बार बार रिवाइज करवा ही दे रहा हूँ। जब भी जम्मू कश्मीर के पुराने पॉइंट आए वो भी रिवाइज करा दिए, इलेक्शन कमीशन के पुराने पॉइंट आए वो भी पढ़ा दिए, तेलंगाना के सारे पॉइंट आए वो भी पढ़ा दिए। बार बार रिवाइज इसीलिए ही करवाता चला जा रहा हूँ। चलो भाई अगले न्यूज़ पर चलते हैं। व्लादिमीर पुतिन दोबारा रशिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। 5वीं बार रशिया के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। 5वीं बार रशिया के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। ये 6-6 साल के लिए बनते हैं। जैसे इंडिया में 5-5 साल होती है ना ड्यूरेशन प्रेसिडेंट की, ये 6-6 साल के लिए बनते हैं। ये 6-6 साल के लिए बनते हैं। ये बने हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग रशियन लीडर। 1700 के बाद ये लॉन्गेस्ट सर्विस रशियन लीडर हैं जो 5वीं बार प्रेसिडेंट बन रहे हैं। रशिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? व्लादिमीर पुतिन।
व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, याद रखिएगा, व्लादिमीर पुतिन कौन से देश के हैं? रशिया के हैं। कौन सी बार बन रहे हैं? 5वीं बार बन रहे हैं। ओके, अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज आता है हमारा नेपाल। नेपाल ने अभी हाल ही में डिक्लेयर किया पोखरा, POKHARA, पोखरा। पोखरा जो पोखरा अ सिटी इन गंडकी प्रोविंस, ऐसा शहर जिसका नाम पोखरा है, जो गंडकी प्रोविंस में पड़ता है, उसे नेपाल की टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया गया है। नेपाल की टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया गया है। तो याद रखो, नेपाल ने अभी हाल ही में टूरिज्म कैपिटल कौन सी डिक्लेयर करी है? नेपाल ने टूरिज्म कैपिटल कौन सी डिक्लेयर करी है? पोखरा। पोखरा 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 नेपाल ने अभी हाल ही में टूरिज्म कैपिटल को डिक्लेयर किया है। देश का नाम नेपाल। नेपाल की टूरिज्म कैपिटल, नेपाल की कैपिटल नहीं, नेपाल की टूरिज्म कैपिटल। ठीक है, नेपाल की टूरिज्म कैपिटल कौन सी बनी है? पोखरा। ठीक है, नेपाल की कैपिटल तो सभी को पता है काठमांडू है, लेकिन नेपाल की टूरिज्म कैपिटल अभी हाल ही में डिक्लेयर हुई है पोखरा। अगला न्यूज, हैप्पीनेस इंडेक्स। इसमें चेक किया जाता है कौन से देश के लोग कितने खुश हैं। और आपको पता है इंडिया वाले तो खुश होने से रहे। इंडिया वाले तो टॉप पे कभी आएंगे नहीं, जिंदगी भर आप कुछ भी यत्न कर लो, कभी टॉप पर नहीं आएंगे। कोई भी सरकार हो, कोई भी पर्सन हो, खुश रह ही नहीं सकते। घर वालों से खुश नहीं रह सकते तो सरकार को बहुत दूर की बात है। सभी को पता, चाहे आप हो चाहे हम हो, है ना। तो भाई बात ये चल रही है, हैप्पीनेस इंडेक्स आया जिसका 12th एडिशन था, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स को निकालता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क नाम की कंपनी, जो यूनाइटेड नेशन की है। यूनाइटेड नेशन की कंपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क निकालती है इस हैप्पीनेस इंडेक्स को, जिसमें देखा गया 143 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। 143 कंट्री में सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, सेकंड नंबर पर डेनमार्क, थर्ड नंबर पर आइसलैंड। पहले नंबर पर सबसे खुशहाल देश फिनलैंड, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर आइसलैंड। सबसे रोता हुआ देश कौन सा है? सबसे रोता हुआ देश है अफगानिस्तान। सबसे रोता हुआ देश है अफगानिस्तान। और इंडिया भी कोई ज़्यादा हंसता हुआ देश नहीं है, इंडिया अभी लास्ट में ही आता है 126 नंबर पर। 126 नंबर पर 143 देशों में हैप्पीनेस में इंडिया का प्लेस है। तो आ जाए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी कौन करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का कौन सा एडिशन इस बार आया? 12th एडिशन। हैप्पीनेस इंडेक्स में कितनी कंट्री पार्टिसिपेट करती है? 143। हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप किसने किया? फिनलैंड। बॉटम पर आया अफगानिस्तान। और इंडिया का प्लेस क्या है? 126। 126 कौन से इंडेक्स में? हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स आता है हैप्पीनेस डे वाले दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। ये मनाया जाता है 20 मार्च को। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है, जिसका थीम हैप्पियर टुगेदर। इस बार का थीम था हैप्पियर टुगेदर, हैप्पियर टुगेदर, हैप्पियर टुगेदर। क्लियर है? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20th ऑफ मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20th ऑफ मार्च को मनाया जाता है। हैप्पीनेस इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क लेकर आता है 12th एडिशन, 143 कंट्रीज। फर्स्ट पर फिनलैंड, बॉटम पर अफगानिस्तान, इंडिया 126 नंबर पर है। ठीक है, चलिएगा अगले न्यूज पर चलते हैं, जो रिलेट करते हैं ओलंपिक्स से। यस बैंक ने अभी हाल ही में, यस बैंक बना है ऑफिशियल पार्टनर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। जो आने वाले टाइम में पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं, पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स के लिए अलग से अकाउंट फैसिलिटी देगा यस बैंक। अलग से FD, RD, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट की, जिसमें अच्छा ही इंटरेस्ट देगा उनके परिवार वालों को। मतलब बहुत सारी चीज़ें ये कर रहा है। तो यस बैंक ऑफिशियल पार्टनर बना है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ आने वाले पेरिस ओलंपिक्स के लिए। सभी को पता है पेरिस ओलंपिक है 2024 में, इसी साल ही। पेरिस ओलंपिक का ऑफिशियल जो बैंकिंग पार्टनर बना है वो कौन सा बना है? यस बैंक बना है। ठीक है, ओलंपिक के 5 गोले 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओलंपिक जो है इस बार पेरिस में है, सभी को पता है। अगली बार लॉस एंजल्स USA में, उससे अगली बार 4-4 साल के बाद होता है। अभी पेरिस में, उसके बाद है लॉस एंजल्स USA में, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया में।
विंटर ओलंपिक जो है 2022 में हुए थे बीजिंग चाइना में, और आगे 26 में हुए हैं मिलन इटली में। उसके साथ साथ ओलंपिक में क्रिकेट को भी ऐड कर रहे हैं 2028 से। 2028 में कहां पर होना है, अभी पीछे देखा हमने लॉस एंजल्स में, देखा है ना, ये देखो लॉस एंजल्स में 2028 में लॉस एंजल्स वाले जो हमारे ओलंपिक होने हैं लॉस एंजल्स यूएसए में, उसमें क्रिकेट को भी ऐड कर रहे हैं। कौन से खेल को, क्रिकेट को भी ऐड कर रहे हैं ओलंपिक्स में। अभी तक ओलंपिक में क्रिकेट नहीं है, पता है ना सभी को, ठीक है। उसके साथ साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अभी हाल ही में रघुराम अय्यर को सीईओ अपॉइंट किया है। रघुराम अय्यर अपॉइंट हुए हैं नए सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। साथ साथ ये जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है, पेरिस ओलंपिक में शरद कमल फ्लैग बियरर रहेंगे। शरद कमल जो टेबल टेनिस के माने ताने प्लेयर हैं, जिन्होंने बहुत नाम चमकाया था अपना कॉमनवेल्थ में भी, तो शरद कमल फ्लैग बियरर रहेंगे। साथ साथ मैरी कॉम चीफ द मिशन रहेंगी, ठीक है। मैरी कॉम चीफ द मिशन रहेंगी, और जो शरद कमल हैं वो फ्लैग बियरर रहेंगे। और टॉर्च बियरर मैंने आपको पढ़ाया था ओलंपिक में, अभिनव बिंद्रा रहेंगे। अभिनव बिंद्रा टॉर्च बियरर रहने वाले हैं। अभिनव बिंद्रा टॉर्च बियरर रहने वाले हैं पेरिस ओलंपिक्स में। तो पेरिस ओलंपिक में दोबारा देख लो सारे ओलंपिक्स के बारे में ये न्यूज़ हैं। तो पहला न्यूज़ क्या आता ओलंपिक के बारे में सर? पहला न्यूज़ तो ये था, ओलंपिक्स जो है, ओलंपिक का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर येस बैंक बना है। ओलंपिक में 5 गोले 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओलंपिक इस बार पेरिस में, 4 साल बाद लॉस एंजल्स में, उसके बाद ब्रिस्बेन में ये समर ओलंपिक है, और विंटर ओलंपिक 2026 में मिलन इटली में होने हैं। ओलंपिक में क्रिकेट को भी ऐड कर रहे हैं 2028 से, जो 2028 में लॉस एंजल्स में होगा उसमें क्रिकेट भी आएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ बने हैं रघुराम अय्यर। उसके साथ साथ शरद कमल फ्लैग बियरर, मैरी कॉम चीफ द मिशन बनी है, और उसके साथ टॉर्च बियरर जो बने हैं इस बार के जो हमारा समर ओलंपिक है 2024 पेरिस में, वहाँ पर अभिनव बिंद्रा टॉर्च बियरर, और फ्लैग बियरर वो कौन है? शरद कमल, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। शरद कमल फ्लैग बियरर, टॉर्च बियरर अभिनव बिंद्रा, टॉर्च बियरर अभिनव बिंद्रा, ठीक है। हाँ भाई, यहाँ तक कोई डाउट है? मेरे हिसाब से बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे और आसानी से देख भी रहे होंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आता है हमारा आरबीआई के बारे में। आरबीआई ने अभी हाल ही में एनुअल कॉन्फ्रेंस की, छोटी सी बात बतानी है इसमें से, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें थोड़ा सा बताऊंगा। देखो, तुम्हें पता है कि अगर बैंक आपके साथ मिसबिहेव करे तो आप क्या कर सकते हैं? बैंक ने आपका काम नहीं किया, आपका चेक गुम कर दिया, आप गए बैंक, कह रहे लंच टाइम हो रहा है, तो क्या करोगे? उस केस में आप लोग केस डाल सकते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन में। तो याद रखो, ये ओम्बड्समैन होता है लोकपाल। बैंकिंग ओम्बड्समैन एक ऐसा हथियार है कस्टमर के पास, जिसके थ्रू कस्टमर बैंक वालों से काम करवा सकता है। कभी भी बैंक वाले आपका काम ना करेगा ना, तो उसको बोल देना, क्या बैंकिंग ओम्बड्समैन सुना है? वो ये एक लाइन सुनते सारी आपका काम उस समय करेगा, अगर वो आपको टाल रहा हो। अभी मेरे कज़न हैं, उसके फादर की डेथ हो गई, तो ना उनके अकाउंट ट्रांसफ़र करने में बैंक वाले टाल रहे थे, आ जाना कल आना। उसने उठाकर बैंकिंग ओम्बड्समैन में केस डाल दिया, फ्री में डलता है, आप लोग भी डाल सकते हैं। इसकी साइट है cms.rbi.org, cms.rbi.org, ठीक है। इस साइट पर जाकर डायरेक्ट बैंक के खिलाफ केस डाल दो, बैंक के एम्प्लॉयज़ के खिलाफ केस डाल दो, तो बैंक उसी समय सुनवाई करेगा। तो बात ये चल रही है, वही ये cms.rbi.org ये केस डालते हैं कहाँ पर? बैंकिंग ओम्बड्समैन में। बस आपको इतना सा पता होना चाहिए, बैंक के खिलाफ केस डालने के लिए आरबीआई ने क्या बनाया हुआ है? बैंकिंग ओम्बड्समैन, जिसकी अभी हाल ही में एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई है। बैंकिंग ओम्बड्समैन की एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसका थीम प्रोटेक्टिंग द कस्टमर, बिल्डिंग रोबस्ट सिस्टम एंड प्रोसीजर, ठीक है। बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या है पता चल गया, जिसको हिंदी में बोला जाता है बैंकिंग लोकपाल। क्या बोलते हैं? बैंकिंग लोकपाल। और आरबीआई की याद में, आरबीआई सभी को पता है कब बना था सर? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना था। आरबीआई जब बना था तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आरबीआई के गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को।
पता है ना ये तो आरबीआई की बात चल रही है, आरबीआई की बात चल रही है। तो आरबीआई ने अभी हाल ही में हमारे देश की गवर्नमेंट ने आरबीआई की याद में 90 का सिक्का छापा है। 90 का सिक्का छापा है क्योंकि सभी को पता है आरबीआई को 90 साल कंप्लीट हो गए। 1935 में बना था, 2024 चल रहा है, सभी को पता है 25 साल हो गए, तो 90 साल हो गए। 90 साल के उपलक्ष्य में अभी हाल ही में आरबीआई की याद में, आरबीआई के 90 साल के उपलक्ष्य में अभी हाल ही में 90 का सिक्का अभी हमारे देश की सरकार ने छापा है। ये तो पता होगा कि हमारे देश में जितने भी नोट होते हैं सारे नोट कौन बनाता है? आरबीआई। बट एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट, ये 1 रुपए का नोट को छोड़कर सारे नोट आरबीआई बनाता है। 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। 1 रुपए के नोट के साथ साथ जितने भी कॉइन्स हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। ठीक है, 1 रुपए के नोट के साथ साथ जितने भी कॉइन्स हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, और 1 रुपए का नोट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है। बाकी सारे जितने भी नोट हैं उसे आरबीआई बनाता है। तो अभी हाल ही में हमारे देश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिक्का जारी किया, कौन सा? 90 रुपीज़ का, आरबीआई के 90 ईयर ऑफ एक्सीलेंस पर। ठीक है, आरबीआई को 90 साल पूरे हो गए, उसके एक्सीलेंस पर 90 का सिक्का जारी किया है। क्लियर है? याद रखिएगा, जिस पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि से अशोक पिल्लर बना हुआ है, उस सिक्के पर लॉयन जो है उसके ऊपर बना हुआ है। ओके, तो ये एक सिक्का अभी हाल ही में जारी किया। आरबीआई से रिलेटेड 2 बातें पता चली। आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम का भी एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी थीम प्रोटेक्टिंग द कस्टमर, बिल्डिंग रोबस्ट सिस्टम एंड प्रोसीजर। आरबीआई से रिलेटेड दूसरा पता चला, 90 का सिक्का आरबीआई की याद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिंट किया है, छापा है। आगे बात चलते हैं अगले न्यूज़ पर। चमेली देवी जैन अवार्ड। चमेली देवी जैन अवार्ड ये मिलता है आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन को। आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन को मिलता है, जो इंडियन एक्सप्रेस की जर्नलिस्ट को मिला है, जिनका नाम क्या है? इंडियन एक्सप्रेस की जर्नलिस्ट जिनका नाम ग्रीष्मा कुथार और रितिका चोपड़ा। ग्रीष्मा कुथार और रितिका चोपड़ा, इन दोनों को मिला है कौन सा अवार्ड? चमेली देवी जैन अवार्ड। ये चमेली देवी जी थी कौन? जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड। चमेली देवी जी थी कौन? चमेली देवी एक कह सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है आउटस्टैंडिंग मीडिया पर्सनैलिटी थी, फ्रीडम फाइटर थी। तो फ्रीडम फाइटर एंड कम्युनिटी रिफॉर्मर हुआ करती थी चमेली देवी। फ्रीडम फाइटर एंड कम्युनिटी रिफॉर्मर हुआ करती थी चमेली देवी, जिनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड चमेली देवी जैन अवार्ड है, और इस अवार्ड को 2024 में जो दिया गया है वो वुमेन मीडिया पर्सनैलिटी जिनका नाम क्या है? ग्रीष्मा कुथार और रितिका चोपड़ा। कौन सा अवार्ड है? चमेली देवी जैन अवार्ड। ओके, उसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, ये मिला रतन टाटा को। रतन टाटा जी को मिला है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे मिला है? रतन टाटा जी को। तो याद रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया है? रतन टाटा जी को दिया गया है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, ये पीवी नरसिम्हा राव ऐसे पर्सनैलिटी को दिया जाता है। पीवी नरसिम्हा राव जो अवार्ड है ऐसे पर्सनैलिटी को दिया जाता है जिन्होंने सोशल वेलफेयर, ह्यूमैनिटीज़ के प्रति बहुत सारा काम किया, और सभी को पता है रतन टाटा ने बहुत ज़्यादा डोनेशन देते हैं, आउटस्टैंडिंग फिलंथ्रोपिस्ट हैं। इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन जो समाज को जाता है, उस कारण की वजह से पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रतन टाटा जी को दिया गया है। ठीक है, और ये पीवी नरसिम्हा राव, पता है ना, ये पीवी नरसिम्हा राव जी की तो अब डेथ हो चुकी है, लेकिन आफ्टर डेथ भी इनको भारत रत्न डिक्लेयर हुआ है ना। पीवी नरसिम्हा राव फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, इनको भारत रत्न डिक्लेयर हुआ है। लाल कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न डिक्लेयर हुआ है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न डिक्लेयर हुआ है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न डिक्लेयर हुआ है। MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न डिक्लेयर हुआ है। पता है ना, 5 लोगों को भारत रत्न मिल रहा है। यही भारत रत्न पीवी नरसिम्हा राव, यही भारत रत्न जो पीवी नरसिम्हा राव है
वही पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रतन टाटा जी को दिया जा रहा है। ये मत सोचना पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न इनको दे रहे हैं, नहीं, पीवी नरसिम्हा राव जी की याद में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड बनाया गया था, वो रतन टाटा जी को मिल रहा है। और भारत रत्न जो पीवी नरसिम्हा राव को दिया जा रहा है वो उनके परिवार वालों को दिया जाएगा। ठीक है, चलिएगा, ये भी पता चल गया। साथ साथ अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन देता है। के बिरला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान देता है हमारे देश की 22 लैंग्वेजेस जो शेड्यूल्ड 8 में आती हैं। शेड्यूल्ड 8 की 22 लैंग्वेजेस में ये सरस्वती सम्मान दिया जाता है, जो अभी हाल ही में मलयालम लैंग्वेज के माने ताने पोइट जिनका नाम प्रभा वर्मा है। क्या नाम है? प्रभा वर्मा। इन्हें सरस्वती सम्मान दिया जा रहा है। वह सरस्वती सम्मान दिया जा रहा है। इनकी पोइट्री रौद्र सात्विकम के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया जा रहा है। इनकी पोइट्री रौद्र सात्विकम के लिए यह अवार्ड दिया जा रहा है। अवार्ड का नाम है सरस्वती सम्मान। किसे मिल रहा है? प्रभा वर्मा जी को। प्रभा वर्मा जी को सरस्वती सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, साथ साथ अपॉइंटमेंट की बात करें, प्रसार भारती के नए चेयरमैन बने हैं जिनका नाम क्या है? नवनीत कुमार सहगल। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए चेयरमैन बने हैं। सीबीएसई के नए चेयरमैन बने हैं जिनका नाम राहुल सिंह है। सीबीएसई के नए चेयरमैन जिनका नाम राहुल सिंह है। निधि छिब्बर को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, एक बार दोबारा इसमें नजर मारनी पड़ेगी। ये लो, 3 अवार्ड हो गए थे, 3 थे ना। चमेली देवी जैन अवार्ड जो मिला है ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रतन टाटा जी को। उसके साथ साथ अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा जी को। उनकी कविता किसके लिए? रौद्र सात्विकम के लिए। प्रभा वर्मा जी को जो मलयालम लैंग्वेज के हैं उनको सरस्वती सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, और अपॉइंटमेंट में प्रसार भारती के नए चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल बने हैं। सीबीएसई के नए चेयरपर्सन राहुल सिंह बने हैं। ये सारे थे इम्पोर्टेंट। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? ये तो पता होगा। कौन सी ट्रॉफी है? रणजी ट्रॉफी विदर्भ को हराकर जो मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी, मुंबई क्रिकेट टीम ने जीती है। मुंबई क्रिकेट टीम ने कौन सी जीती है? विदर्भ को हराकर रणजी ट्रॉफी। मुंबई क्रिकेट टीम ने कौन सी जीती है? विदर्भ को हराकर रणजी ट्रॉफी। रणजी किसने जीती है? मुंबई क्रिकेट टीम ने। किसको हराया? विदर्भ को हराकर। क्लियर है? विदर्भ को हराकर मुंबई क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी को जीता है। ओके, चलिएगा आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला न्यूज़ आता है हमारा रिलेट करता हुआ ग्रैंड प्री से। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री हुई। सभी को पता है ग्रैंड प्री क्या होती है, पढ़ा रखा है ना सर। इसमें कन्फ्यूज़न किसी की नहीं होनी चाहिए। ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस होती हैं। फार्मूला 1 मर्सिडीज़ की, फरारी की। ग्रैंड स्लैम क्या होते हैं सर? ग्रैंड स्लैम की अगर बात करें तो ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के। और एक होते हैं ग्रैंड मास्टर भी हमें सभी को पता है। ग्रैंड मास्टर किसके होते हैं? ग्रैंड मास्टर होते हैं चेस के। ठीक है, चलो तो ग्रैंड प्री, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री हुई जो रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वेरस्टप्पन ने जीती है। रेडबुल चलाने वाले मैक्स वेरस्टप्पन ने जीती है। कौन सी? सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री किसने जीती है? मैक्स वेरस्टप्पन ने जीती है। ओके, आगे बात करते हैं न्यूज़ में। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को मनाया जाता है, जिसका थीम रिसाइकलिंग हीरोज। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे रिसाइकलिंग हीरोज इसका थीम रखा गया। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, जिसका थीम लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस रखा गया। ये 2 डेज थे। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च, रिसाइकलिंग हीरोज, और वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसका जो थीम है वो लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस रखा गया। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे मार्च के वीक 3 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आप लोगों ने आज पढ़े हैं।
ठीक है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आप लोग एग्ज़ाम टाइम में अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को देख सकें। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन नए सेशन के साथ, मार्च के वीक 4 के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल।